हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर लाता हूँ अभी मैथ के साथ, और आज 7 सितंबर, और आज देखेंगे आपको क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कम समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उनको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, और देखते हैं आज आपको क्या नया सीखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं स्वागत करता हूँ अगेन आपका सी एस के सी एम क्लासेज में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ बता दूं कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट भीष्म के बारे में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा क्या होता है प्रोजेक्ट भीष्म, और इसके तहत कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं आपको पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा CE20 क्या है? CE20 क्या है भैया? खबरों में था, आप ध्यान नहीं दिए होंगे लेकिन था जरूर। ठीक है, CE20 क्या है? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह एक क्रायोजेनिक इंजन है। इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये क्या है, आप कहेंगे सर जी ये तो कभी हम पढ़े ही नहीं थे। तो मैं बता रहा हूँ ना, देख लीजिए यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन, CE20 क्रायोजेनिक इंजन है। और अभी ये चर्चा में क्यों है, अचानक ये चर्चा में क्यों आ गया, तो मैं बताना चाहूँगा अचानक चर्चा में नहीं आया था। ये चर्चा में, देखिए ये चर्चा में तब आएगा जब भी भारत कोई बड़ा मिशन करने जाएगा। ठीक है, जब भी भारत कोई बड़ा मिशन करने जाएगा तब ये चर्चा में आएगा। ये जो क्रायोजेनिक इंजन है ना, ये भारत के इसरो ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, भारत के इसरो ने इसे डेवलप किया, लेकिन अगर इसरो में भी मैं बात करूं तो इसरो की एक एजेंसी है जिसे हम कहते हैं IPRC। ठीक है, आईपीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कि ये लिक्विड प्रोपेलेंट होता है। ठीक है, जो इसे इसरो के तहत काम करता है, और ये लिक्विड प्रोपेलेंट यानी कि जो लिक्विड ईंधन जो बनाता है इसरो अपने रॉकेट के में इस्तेमाल करने के लिए, तो ये आईपीआरसी डिपार्टमेंट ही बनाता है इसरो का। ठीक है, इसरो का हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं फिर से अगर इसकी बात करूँ तो ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा मिशन होगा, जैसे कि अभी चंद्रयान 3 था, तो चंद्रयान 3 जब मिशन होने वाला था उससे 5-6 महीने पहले या 1 साल पहले ही इसका टेस्ट कर लिया गया था। और अभी मिशन गगनयान आपका चर्चा में, और ये आपको पता है कि 2024 तक ये उम्मीद की जा रही है कह सकते हैं उम्मीद की जा रही है कि 2024 तक जो मनुष्य हैं भारत की तरफ से, भारत पहला अपना स्पेस मैन मिशन भेजेगा, यानी कि मनुष्यों को क्या करेगा, स्पेस में भेजेगा 3 दिनों के लिए। ठीक है, तो ये गगनयान मिशन के तहत किया जाएगा भारत द्वारा 2024 में। तो 2024 अभी कितना दूर है, 6 महीने 7 महीना है। ठीक है, 2024 आ जाएगा, तो उससे पहले फिर से क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया गया है इसरो द्वारा। और मैं आपको बता दूं, क्रायोजेनिक जो इंजन है ना, बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, बहुत ही जटिल तरीके से इसको बनाया जाता है। आप सोचिए, भारत अभी जाके 2015 या 16 के आसपास ये क्रायोजेनिक इंजन बनाया था, और जब ये क्रायोजेनिक इंजन भारत ने बनाया तो ये US, ठीक है, फ्रांस और चाइना, रसिया, जापान के देश की कैटेगरी में शामिल हो गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, आपसे अगर पूछता है CE20 क्या है तो आप बताएंगे कि ये एक क्रायोजेनिक इंजन है। ओके, और क्रायोजेनिक इंजन का बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी भी सैटेलाइट को, ठीक है, या फिर किसी भी स्पेस विमान को कह सकते हैं, एक थ्रस्ट देना कम समय में। ठीक है, कम समय में ज़्यादा ऊर्जा देकर ये क्या करता है, ये इस पृथ्वी के ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को या फिर यान को ये स्टेबल कराता है। ओके, तो क्रायोजेनिक इंजन के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न, या प्रश्न के तौर पर नहीं इसको यूज करूँगा, मैं यहाँ पे आपको एक न्यूज की तरह इसको बताऊँगा, क्योंकि अभी ये न्यूज़ निकल के सामने आई है कि जो यूनेस्को और IUCN है, ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ यूनियन इसका फुल फॉर्म होता है, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। तो इन दोनों ने मिलकर ना एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ओके, यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखता है, और IUCN जो है जो विश्व में कितनी प्रजातियां हैं, कौन मतलब डेंजर जोन में है, कौन डेंजर जोन में नहीं है, तो ये सब देखता है। तो इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और इन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर जितना भी सतही भाग है, यानी कि मान लें पृथ्वी पे 100% सतह भाग है, यानी कि स्थल भाग है, तो इस 100% स्थल भाग के 1% भाग पे, ठीक है, 1% भाग पे जितने भी हेरिटेज साइट हैं विश्व में, ठीक है, वो स्थित हैं। जितने भी विश्व में जो धरोहर स्थल हैं वो स्थित है पृथ्वी के 1% भाग पे, और इसी 1% भाग पे IUCN कहता है किसी इसी 1% भाग पे विश्व की जितनी भी प्रजातियां हैं उसके 20% लोग यहीं पे रहते हैं।
20% प्रजातियाँ यहीं पे निवास करती है। यानी कि कह सकते हैं कि ये बहुत ही क्रूशियल मैटर है कि विश्व धरोहर स्थलों में इतने प्रजातियां निवास करती है, 20% प्रजातियां निवास करती है। तो यहाँ पे साफ साफ बात नज़र आ रही है कि हमें विश्व धरोहर स्थलों की संख्या को और बढ़ाने की ज़रूरत है, ओके, और उन्हें कंजर्वेट करने की ज़रूरत है, ताकि बाकी ये जो 20% प्रजातियां हैं उनको अच्छी तरह से यहाँ पे क्या किया जाए, संरक्षित कर लिया जाए। ठीक है, तो आप यार इस रिपोर्ट का ध्यान रखेंगे। यूनेस्को और IUCN द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। एक और न्यूज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये न्यूज है जो अभी मैं स्क्रीन पे लगा रखा था, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत। ठीक है, प्रोजेक्ट भीष्म, प्रोजेक्ट जो भीष्म है ना, इसका फुल फॉर्म मैं आपको अगर बताऊं प्रोजेक्ट भीष्म का, तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत, ठीक है, बी से होता है भारत, एच से होता है हेल्थ, आई से होता है इनिशिएटिव फॉर सहयोग एंड हित। ठीक है, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत यहाँ पे एच भी होगा, सहयोग एंड हित एंड मैत्री। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट भीष्म का। और प्रोजेक्ट भीष्म के तहत ना भारत क्या कर रहा है, एक आरोग्य मैत्री क्यूब बना रहा है, एक आरोग्य मैत्री क्यूब बना रहा है, जो भारत का सॉरी कह सकते हैं जो भारत द्वारा विश्व का पहला ऐसा पोर्टेबल हॉस्पिटल होगा। यानी कि इस हॉस्पिटल को एक जगह से लेकर दूसरे जगह भी रखा जा सकता है। अब ये नहीं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा हॉस्पिटल को, जो आप देखे होंगे उसको उठा के दूसरी जगह ले जाएगा, नहीं। ये एक पोर्टेबल कहने का मतलब ये क्यूब के आकार के कुछ संरचनाएं बनाई जाएंगी। जैसे मान लीजिए कंटेनर बना दिया गया क्यूब के आकार का। ये क्या किया जाएगा, इस क्यूब के आकार के कंटेनर में क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं तो इसमें आपका ऑपरेशन थिएटर भी होगा, इसमें एक्सरे करने की मशीन भी होगी, आप ब्लड टेस्ट करने वाला सेंटर भी इसमें छोटा बनाया जाएगा, एक मिनी ICU भी बनाया जाएगा, वेंटिलेटर सिस्टम भी बनाया जाएगा। मतलब क्या मतलब हॉस्पिटल में जितनी फैसिलिटी होती है, एक टॉप क्लास के हॉस्पिटल में जो भी फैसिलिटी होती है, वो एक क्यूब में यहाँ पे मतलब एक छोटे से स्ट्रक्चर में यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि अचानक जब कभी भी आपदा आती है हमारे देश में, कहीं भी हमारे देश के किसी भी कोने में अगर कोई आपदा आ गई, या पड़ोसी देशों के किसी भी कोने में आपदा आ गई, या भी जो ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, जैसे कि कह सकते हैं ये आपका ग्लोब है, इसके साउथ में ये जो है ना, ये साउथ पोल वाला हिस्सा जो है, ये वाला ग्लोबल साउथ वाला जो हिस्सा है, इसमें कहीं भी अगर कोई भी संकट आ गया तो भारत क्या करे, अचानक वहाँ पे क्या करे, अपना ये आरोग्य मैत्री क्यूब भेज सके, जहाँ पे ये सब सारी हॉस्पिटल की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारत क्या कर रहा है, विश्व का ऐसा पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल बना रहा है। ठीक है, जिसमें कम से कम 200 लोगों को क्या किया जा सकता है, 200 लोगों को इवैक्यूएट करके उनको अच्छे से उनकी चिकित्सीय देखभाल की जा सकती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत का पहला जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है वो प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बनाया जा रहा है, और जिसका नाम होगा आरोग्य मैत्री क्यूब। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये है प्रोजेक्ट भीष्म। आगे चलिए, अगला प्रश्न है कि मत्स्य एवं पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कब तक मछली उत्पादन को 22 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचाना है। तो ये आपके ऑप्शन है, और इसके सही जवाब है 2024 से 25 तक। 2024 से 25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन तक मत्स्य उत्पादन को पहुंचाना है भारत की तरफ से। ठीक है, आगे चलें। एक ऐसे न्यूज और मैं कवर कर देता हूँ, जिससे कि भारत मंडपम आपको पता है कि भारत में, ठीक है, भारत में एक बहुत ही बड़ा कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया जो नई दिल्ली में, और वहीं पे G20 की मीटिंग पहली बार होने जा रही है इस कन्वेंशन सेंटर में। तो यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के सामने ये आ रही है कि कन्वेंशन सेंटर के सामने एक मूर्ति लगाई गई है। अगर पूछे किसकी मूर्ति है तो वो नटराजन की मूर्ति है। ठीक है, ये नटराज जो भगवान शिव का अवतार माना जाता है, उनकी मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है, नटराज जी की। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये इसलिए लगाया गया कि जैसे कि जब आएंगे G20 के टूरिस्टर, या फिर जो शिखर सम्मेलन में जो हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको दिखाया जाएगा कि ये देख लीजिए यहाँ पे ये भारत की धरोहर है, सबसे प्राचीन धरोहर है, बहुत ही स्पेशल धरोहर है, ये सब दिखाने की कोशिश की जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका कि जल जीवन मिशन ने, जिसे हम JJM कहते हैं, ठीक है, जल जीवन मिशन ने न केवल पानी उपलब्ध कराने में विश्वास रखता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी विश्वास रखता है कि हर बार गुणवत्तापूर्ण पानी की आपूर्ति की जाए लोगों को। ठीक है, अच्छे पानी की मतलब स्वच्छ पानी की यहाँ पे आपूर्ति की जाए। नहीं, ये नहीं कि पानी दे दिए लो पानी नहीं, स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जाए, ऐसा JJM यानी कि जल जीवन मिशन कहता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इस मिशन की शुरुआत हुई थी 2019 में। 2019 में क्या कहा जा रहा है कि ये अपने लगभग अपने मतलब कह सकते हैं लक्ष्य के बेहद करीब है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, अभी आप अगर गाँव गए होंगे
तो ज़्यादातर आप देखे होंगे कि गांव में आपके जो सड़क है ना, वहाँ पे भी शहर वाला हाल हो गया है। क्योंकि सड़क को क्या किए हैं लोग, खोद के मतलब वहाँ पे गड्ढा करके क्या किए हैं, पाइप बिछा दिए हैं, नल वाला पाइप बिछा दिए हैं कि आपके घर पे स्वच्छ जल यहाँ पे पहुँचाया जा सके। ठीक है, तो वो जल जीवन मिशन के तहत ही ऐसा किया जा रहा है। सब हर घर घर को क्या किया जाएगा, नल कनेक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा। तो जेजेएम मिशन आपसे पूछा रहा है, तो जेजेएम मिशन 2019 में शुरू किया गया था। आगे चलें, तो भारत 48वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेगा। और देश की जो सृजनात्मक शक्ति है ना, कि हम भी अच्छी अच्छी फिल्म बना सकते हैं, अच्छी टॉपिक पे फिल्म बना सकते हैं, और हमारे समाज की सोच अच्छी है, सृजनात्मक सोच है, ये सब दिखाएंगे हम जाके 48वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ हो रहा है, टोरंटो वाला। ठीक है, तो इसका सही जवाब है टोरंटो शहर है कनाडा में, तो ये कनाडा में ही होगा। मैं इसकी लोकेशन भी दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, ये विश्व का मैप है, अपना सुंदर भारत है। इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो इधर दिखेगा आपको अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, और ये है कनाडा। कनाडा में यहाँ पे दिखेगा आपको टोरंटो, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए देखिए, ये देखिए कनाडा का मैप है, और यहाँ पे ओटावा कनाडा की राजधानी है। और इसके साउथ में यहाँ पे आएंगे ना हल्का सा, यहाँ पे दिखिएगा आपको टोरंटो शहर, यहीं पे होगा 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, आगे चलिए, तो किस राज्य के 40 जातियों को पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने हेतु तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिल्ली में जन सुनवाई शुरू कर दी है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना की 40 जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने के लिए वहाँ पे सुनवाई शुरू कर दी गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। तेलंगाना की लोकेशन देख लीजिए, ये अपना सुंदर भारत है, और यहाँ पे दिखेगा तेलंगाना हैदराबाद आपको। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। एक और न्यूज यहाँ पे कवर कर लिया जाए, तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के शिक्षक डॉक्टर यशपाल सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से? तो डॉक्टर यशपाल सिंह को सम्मानित किया गया। और इनके साथ ही साथ बहुत ही लोगों को ये अवार्ड दिया गया, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यशपाल सिंह भी एक हैं, तो अभी ये हाईलाइटेड थे, इसलिए इनको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। ओके, आगे चलें। कुछ मैं यहाँ पे रिवीजन मोड में आपको बता देता हूँ क्वेश्चन, जैसे कि अभी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम आपसे पूछे कहाँ आयोजित किया गया था। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम यानी कि विश्व विश्वविद्यालय खेल अभी चाइना के चेंगदू में आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसमें भारत की रैंक क्या थी, 7वें नंबर पे था भारत, और पहले नंबर पे था यहाँ पे चाइना। ठीक है, अगर आगे चलें, तो अभी हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ईगा स्वितेक जो है उनको इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर अभी अपना नियुक्त किया है। तेलुगु दिवस अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो 29 अगस्त कब मनाया गया? तो 29 अगस्त को अभी हाल ही में तेलुगु दिवस मनाया गया था। हाल ही में जारी पोषण जागरूकता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? तो इसका सही जवाब था पंजाब। अभी पोषण जागरूकता सूचकांक में पंजाब शीर्ष पे था। अगस्त 23 यानी 23 अगस्त को हर साल अब क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा हर साल अगस्त 23 को, यानी कि 23 अगस्त को। अभी हाल ही में किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब है सुचिन बजाज को अभी हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में B20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो B20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आपको पता है कि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। ठीक है, तो द्विवार्षिक त्रिसेवा सेवा अभ्यास जो ब्राइट स्टार 23 है, तो इसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। तो आपको बताना है कि ब्राइट स्टार जो एक्सरसाइज है ना, वो कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो मिस्र में ब्राइट स्टार एक्सरसाइज इस बार आयोजित की जा रही है। मिस्र की राजधानी है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कायरो। ठीक है, और मिस्र जो है यहाँ पे देखेंगे तो लाल सागर से बाउंड्री बना रहा है, और इधर बना रहा है भूमध्य सागर से, दोनों जगह से बाउंड्री शेयर कर रहा है, जिसकी राजधानी है कैरो। यहीं पे ब्राइट स्टार 2023 एक्सरसाइज इस बार आयोजित की जा रही है। और इधर देखेंगे इजिप्ट यानी मिस्र की लोकेशन तो लीबिया से भी लगती हुई नजर आएगी, और इधर सूडान से भी लगती हुई नजर आ जाएगी आपको। ठीक है, तो हाल ही में 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 में किसे दिया गया? तो इंदौर को दिया गया स्मार्ट सिटी का अवार्ड इस बार। ठीक है, ये 2022 का था, 2023 में दिया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सोमवार मतलब 28 अगस्त की बात चल रही है 2023 को कहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किए हैं? तो इसका सही जवाब है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में ये किए हैं। ठीक है, आगे चले, तो भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम में आयोजित इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के फाइनल मुकाबले में किस देश को एक तरफा मात दी है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हरा के ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। हाल ही में किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशाना लगाने के लिए एक उपकरण विकसित यहाँ पे किया है। तो ये रहा जर्मनी की लोकेशन, और ये है जर्मनी की राजधानी बर्लिन। ठीक है, तो मैं भी आपको यहाँ पे करंट अफेयर समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा रिवीजन मोड में लास्ट में चला दिया था।
तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो। फ़िलहाल आज इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।